फंक्शन को आप यहाँ से एकदम सही सलामत समझिए। ये वो जगह है जहाँ से फंक्शन वास्तविकता में शुरू होता है। अब तक जितनी भी चीज़ें थी वो सब केवल और केवल फंडामेंटल थी, थोड़ी बहुत थी। और ये भी फंडामेंटल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें बाद में ना लिखी जाए, वो चीज़ें बाद में फिर लिखी जाएगी। जहाँ उनका इस्तेमाल आने लगे और पता चलेगा कुछ भूल रहा हूँ तो वहाँ वापस लिखेंगे। जैसे अभी शुरुआत करेंगे ना, डोमेन एक बार बताएंगे, यहाँ डोमेन बताएंगे, उसके बाद जब मेन डोमेन निकालने पर आ जाएंगे तो फिर डोमेन बताएंगे डोमेन क्या होता है। तो डिफिनीशंस या छोटे छोटे जो रिमार्क वगैरह हैं वो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए उस पर बहुत खास ध्यान देने की नीड नहीं है कि एक बार लिखता है तो दूसरे पे क्यों लिखा जाए, वो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भूलेंगे तुरंत वहाँ पर रिकॉल करेंगे उसे, ठीक ना। द टर्म फंक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द टर्म फंक्शन वाज term function the term function was first used by Leibniz to denote the dependency of one quantity, denote the dependency of one quantity on another quantity, फंक्शन टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले लेibniz ने किया था, और लेibniz ने जब इसका इस्तेमाल किया था तो उन्होंने इस सेंस में इस्तेमाल किया था कि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी दी गई क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे अगर हम पर्टिकुलर किसी समय मान लो स्टार्ट करते हैं 0 सेकंड से, और जैसे जैसे हम 0 सेकंड से स्टार्ट करते हैं तो 18 सेकंड के बाद हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस वास्तविकता में किस पर डिपेंड कर रही होती है। मान लो हम एक जगह से चलना शुरू किए और टाइम जो मेरा था वो शुरुआत में 0 था, ठीक। तो अभी गौर करो, इनिशियल फैक्टर में देखा जाए तो हम किसी ना किसी स्पीड से तो चलेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 3 किलोमीटर, जैसा भी होगा, मोटरसाइकिल से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम कंडीशन जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हो और 18 सेकंड के बाद अपनी दूरी चेक करते हो तो वो दूरी किसका फंक्शन नजर आती है? पहले स्टेज में वो दूरी किसका फंक्शन नजर आती है? स्पीड का। आपकी जैसी स्पीड होगी वैसी आप दूरी तय करोगे। अगर आपकी स्पीड धीमी है तो आप दूरी कम तय करोगे, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप दूरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करोगे। सेम कंडीशन, ये कहा जाता है किसी एक का दूसरे पर डिपेंड होना। तो सबसे पहले जब लेibniz ने इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने यही देखा था ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे अगर हम कहें कि सर्किल का एरिया कैलकुलेट करो तो बोलो सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। अब इसमें गौर करो, ये जो रेडियस r है, पाई तो बदलने वाला नहीं, इसका मतलब एरिया पाई पर तो डिपेंड करेगा नहीं। लेकिन अगर r को छोटा कर देंगे तो r के छोटा होते ही एरिया कम हो जाएगा कि नहीं, और r के बड़ा करते ही एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं यहाँ पर, इन द केस ऑफ अ सर्किल एरिया डिपेंड ऑन रेडियस r। ये होता है किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पर क्या होना, डिपेंडेंट होना, ठीक। तो ये पहली बात आई। द टर्म फंक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लेibniz टू डिनोट द डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। सेकंड लिखना, स्टार करके दूसरा लिखना, एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमिनन्स, एनी रिलेशनशिप between two phenomena is not necessarily a
function is not necessarily a function, is not necessarily a function, full stop. और अगर कोई भी दो रिलेशन, एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेना, अगर कोई भी दो क्वांटिटी दी गई है और उनके बीच में कोई रिलेशन है, तो ये गारंटी नहीं है कि वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। वो रिलेशन फंक्शन बन भी सकता है और फंक्शन नहीं भी बन सकता है। इसीलिए लिखा जाता है एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेनन्स, किसी भी दो फिनोमेनन्स के बीच में अगर आपको कोई भी रिलेशन दिया गया है, इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक फंक्शन हो। If a does not equal to 5, b does not equal to 5, then function f from a to b is a well-defined rule which associates associates का मतलब जोड़ना समझ सकते हैं कि जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। which associate every member of capital A, which associates every member of capital A, which associates every member of capital A with a unique member of capital B, with a unique member of capital B, और यूनिक के नीचे डबल अंडरलाइन कर देना। यही वो बात है जो सबसे जरूरी है। फंक्शन f किसी दिए गए दो नॉन इम्पटी सेट के बीच में रिलेशन होता है, a से b के बीच में। अगर फंक्शन f आपका इस तरीके से डिफाइंड हो कि वो कैपिटल A के हर एक मेंबर को कैपिटल B के किसी यूनिक मेंबर पर एसोसिएट करता है या नियुक्त करता है। यानी फिगर बस बनाना, बस अभी ऐसे देखो, अगर यहाँ पर 3 पॉइंट लिए जा रहे हैं, इसकी इमेज यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज यहाँ पर ये पॉइंट है, और इसकी इमेज ये पॉइंट, ये फंक्शन होगा। रीजन, इसने इधर मौजूद हर एक एलिमेंट को दूसरी तरफ मौजूद एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है। इसने दूसरी तरफ किस पर एसोसिएट किया? पहले वाले मेंबर पर। इसने यहाँ पर दूसरे मेंबर पर एसोसिएट किया, और तीसरे वाले को भी किस पर एसोसिएट किया गया? दूसरे पर। यानी हर एक मेंबर किसी यूनिक मेंबर के ही ऊपर एसोसिएट्स हो रहा है। अगर ये यूनिक ना होता तो ऐसा पॉसिबल था कि ए पहले पर भी एसोसिएट हुआ होता और ये दूसरे पर भी एसोसिएट होता। तब सोचो एक ही एलिमेंट दो अलग अलग जगह पर एसोसिएट हो रहा है, यानी एक ही एलिमेंट की दो इमेज आपको नजर आ रही है। ऐसे केस में ये दिया गया रूल तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल वेल डिफाइंड नहीं है। ये रूल ये कह रहा है कि हम पहले एलिमेंट को यहाँ पर मैप करेंगे और उसी पहले एलिमेंट को यहाँ भी मैप करेंगे। तो आप ये नहीं डिफाइन कर पाओगे कि हम इनको थोड़ी देर में क्या कहें क्या ना कहें। जैसे कहा जाता है ना कि सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो उसका भाई वगैरह लगता है, भाई बड़ा संकोची है, वो कहता है हम इनको सर कैसे बुला सकते हैं, घर पे तो इनको भैया भैया कह के खोपड़ी नाचते रहते हैं, अब यहाँ सर नहीं बुला सकते। तो इसका मतलब अब ये हो रहा है एक ही आदमी की दो इमेज निकल करके आ रही है, एक वो टीचर के भी तौर पर है, दूसरा वो एक भाई के भी तौर पर है। तो ऐसे केस में वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये हो जाए कि सामने जितने भी लड़के बैठे हैं सब के सब उसको एज अ टीचर ही एज्यूम कर सकते हैं, कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में अब ये फंक्शन होगा, क्योंकि अब एक एलिमेंट की केवल कितनी इमेज बन रही है? एक ही इमेज, केवल टीचर, इससे ऊपर नहीं। ये फिगर ना बनाना, लाइन चेंज करके लिखना, हेडिंग डाल देना, नोटेशन में लिख देना। हालांकि नोटेशन को ऊपर ही बता दिए, फिर भी एक है इसका f फ्रॉम a to b, चाहे ऐसा कहो और अथवा a to b और इसके ऊपर f, दोनों ही उसी के नोटेशन। चाहे आप सीधे लिखो f इज द मैपिंग फ्रॉम a to b, और चाहे a to b एरो लगा के उस एरो के ऊपर f लिख दो। और जहां पर ये जो कैपिटल A है, अब हम डोमेन को बहुत स्पष्ट नहीं बोल रहे, अभी हम बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहे हैं कि अगर आपका रूल ऐसा है कि वो कैपिटल A के हर एलिमेंट को दूसरी तरफ किसी यूनिक एलिमेंट पर मैप कर रहा है,
तो फंक्शन तो होगा। और अगर ये फंक्शन है तो जो आपका पहला सेट है लेफ्ट साइड में वो आपका डोमेन होगा और दूसरा वाला सेट कौन होगा, वो डोमेन होगा। लिखना वेयर कैपिटल ए इज डोमेन एंड कैपिटल बी इज कोडोमेन। एक इसमें होता है नेचुरल डोमेन, ठीक है, लेकिन अभी हम उसकी कोई बात यहाँ पर नहीं करते। नेचुरल डोमेन बाद में बताएंगे क्या होगा, फिलहाल के लिए ये बात हो गया। लाइन चेंज करके लिखना जो बातें बोल रहे हैं। बोलिए। डोमेन को जब फिर से डिफाइन करेंगे ना, जब डोमेन निकालने की शुरुआत करेंगे, अभी हेडिंग पड़ेगी हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन, तो वहां पर लिखा जाएगा डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन एफ इज वेल डिफाइंड। डोमेन उन सारे के सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जिस पॉइंट के लिए आपका फंक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। याद करो कल जब वेवकर मेथड से अप्लाई कर रहे थे तो हम केवल उसी एक्स की तलाश कर रहे थे जिस पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड हो। यानी अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन टूट रहा है, जो फंक्शन का ग्राफ खींचेगा, अगर वो किसी पॉइंट पर टूट रहा है तो वो फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। उस पॉइंट पर फंक्शन अपने आप को डिफाइंड नहीं होने दे रहा, तो इसीलिए वो हिस्सा जिस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूटा वो फंक्शन के डोमेन में भी नहीं आ सकता है। लाइन चेंज करके लिखना, कोई रिलेशन, हिंदी में लिखना, कोई रिलेशंस अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कोई रिलेशन अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कोई रिलेशन अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन बन जाता है। अच्छा, यहीं से ना एक वो लॉजिक वाली बात निकालना। अभी हम क्या लिखे, कोई रिलेशन अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन बन जाता है। इसका मतलब फंक्शन बाद में बना, पहले क्या है, रिलेशन। तो इसीलिए हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता है। अगर रिलेशन को फंक्शन की कैटेगरी में जाना है, मतलब रिलेशन को ही अपने आप को और ज़्यादा मॉडिफाइड करना है, जिसको मॉडिफिकेशन बोला जाता है। जैसे एक स्टूडेंट है, नॉर्मली एक स्टूडेंट है, लेकिन अगर उसको टीचर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सारे टीचिंग क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर उसने सारे टीचिंग क्राइटेरिया को फॉलो किया, जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए थी वो एलिजिबिलिटी पूरा किया, तो स्टूडेंट तो वो आज भी है, लेकिन अब स्टूडेंट की कैटेगरी से एक स्टेप और आगे बढ़ करके वो क्या बन चुका है, टीचर। सेम कंडीशन, अगर किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है तो उसको कुल दो बातें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, डोमेन का यानी कैपिटल ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू द सम मेंबर ऑफ कैपिटल बी। पहली बात, एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल ए का हर मेंबर मस्ट बी एसोसिएटेड विद द सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। कैपिटल बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो जुड़ाव हो रहा है, ये जुड़ाव कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट कैपिटल बी में अपनी इमेज बनाए तो केवल और केवल कैसी बनाए, यूनिक बनाए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती। कुल दो बातें, कैपिटल ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट को कैपिटल बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट यानी कि जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, कैपिटल ए से जितने लोग बी में अपनी इमेज तलाश रहे हैं उनको बी में केवल और केवल कितनी इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज मिलेगी तो वो रिलेशन रह जाएगा, लेकिन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो लिखा गया है कोई रिलेशन अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन बन जाता है। डैश करके पहली बात, डैश करके पहली बात, सेट कैपिटल ए का हर एलिमेंट, ये हम जानबूझ के हिंदी में लिखा दे रहे हैं, कोई फालतू अंग्रेजी की समझाने की जरूरत नहीं इसमें। सेट कैपिटल ए का हर एलिमेंट, सेट कैपिटल ए का हर एलिमेंट सेट कैपिटल बी के, सेट कैपिटल ए का हर एलिमेंट सेट कैपिटल बी के किसी एलिमेंट से, सेट कैपिटल बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएट्स होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। रिलेशन को अगर फंक्शन में बदलना है तो उसको बेसिकली दो बातें हर हाल में फॉलो करनी होगी। सबसे पहली बात कि आपका जो पहला सेट कैपिटल ए दिया गया है उसका हर एक मेंबर कैपिटल बी के किसी ना किसी मेंबर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एसोसिएट्स होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, सेट कैपिटल ए के,
सेट कैपिटल ए के हर एलिमेंट की, सेट कैपिटल ए के हर एलिमेंट की कैपिटल बी में, सेट कैपिटल ए के हर एलिमेंट की सेट कैपिटल बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। यही बात यूनिकनेस की है, जो ऊपर लिखा गया है उसी चीज को बोले हैं फंक्शन के, सॉरी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। हो गया। नोट लिखना, नोट अभी न्यूमेरिकल करते हैं ना तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो थ्योरी थ्योरी चल रही है। नोट पे लिखना, पहला नोट बोले, पहले में लिखना डोमेन का कोई एलिमेंट, डोमेन का मतलब ये आपका जो पहला वाला सेट दिया गया है कैपिटल ए, डोमेन का कोई एलिमेंट, डोमेन की हिंदी ना क्षेत्र होती है, प्रांत कहा जाता है। आप जितने दायरे में अपना काम कर सकते हो वो पूरा दायरा आपका डोमेन होता है। कहते हैं ना आदमी अपने डोमेन में रह करके काम कर रहा है, और एक होता है आप अपने डोमेन, आप अपने दायरे को तोड़ करके काम कर रहे हो। जब आप अपने दायरे को तोड़ करके काम कर रहे हो तो आप फंक्शन तो नहीं हो सकते। फंक्शन होने के लिए आपके पास एक दायरा होना चाहिए, तभी तो वेल डिफाइंड रूल होगा। रिलेशनशिप में भी यही होता है, वहाँ भी एक दायरा बना होता है, लेकिन वहाँ पर एक अंतर आता है, एक अंतर, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। तो रिलेशन है तो वहाँ ये छूट होती है कि आपका एक एलिमेंट दूसरी तरफ दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये वहाँ छूट मिल जाती है, जबकि फंक्शन के साथ ऐसी कोई छूट नहीं होती है। कितना लिखे हो? सेट कैपिटल ए का नहीं, डोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। डोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड, डोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कैपिटल ए में एक मेंबर ऐसा पाया जिसने बी में अपनी इमेज देने से ही इनकार कर दिया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो लिखा गया है सेट का डोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, कॉमा, जबकि, कॉमा करके लिखना, जबकि कोडोमेन का कोई एलिमेंट, जबकि कोडोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड हो सकता है, कोडोमेन का कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड हो सकता है। यानी बी के पास खुली छूट है, बी के पास जो मेंबर बैठे हैं वो अनएसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल ए का कोई भी मेंबर अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। फिगर के हिसाब से देखें ना, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। पहला एसोसिएट हुआ पहले वाले से, दूसरा एसोसिएट हुआ दूसरे से, तीसरा एसोसिएट हुआ तीसरे से, चौथा एसोसिएट हुआ चौथे से। आज की तारीख में डोमेन का कोई भी मेंबर अनएसोसिएटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी तरफ अगर गौर करो तो इसकी तरफ दो लोग कैसे हो गए अनएसोसिएटेड, वो ये दो लोग कैपिटल ए के किसी भी मेंबर से जुड़े हुए नहीं है। तो इस पर तो खुली छूट है कि बी के मेंबर अनएसोसिएटेड रह सकते हैं, लेकिन अगर ए का मेंबर अनएसोसिएटेड रह गया ना तो आपका रूल फिर दोनों सेट के बीच में वेल डिफाइंड नहीं हुआ। आपका रूल ऐसा डिफाइंड हुआ कि उसने पहले को पहले पर कनेक्ट कर दिया, दूसरे को दूसरे पर कनेक्ट किया, तीसरे को तीसरे पर, लेकिन चौथे को कनेक्ट करने से इनकार कर दिया। तो क्या ऐसा नियम एक्सेप्टेबल है? ऐसा नियम कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ भी हो जाए ऐसी स्थिति में ये फंक्शन तो नहीं हो सकता। रोक लेते, ये तुमको सोचना पड़ेगा, इसीलिए तुम इसको बोल रहे हैं। क्या ये रिलेशन हो सकता है? क्या ये रिलेशन हो सकता है? हो सकता है। बाकी लोग सोचते रहो आप, चलो लिखते रहो, सोचते रहो, ये रिलेशन है कि नहीं, लिखते रहो और सोचते रहो। और ये याद रखना एक डेफिनेशन हुई थी रिलेशन की, रिलेशन की डेफिनेशन याद है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, मस्ट बी अ रिलेशन, यही तो था। उसी डेफिनेशन को अप्लाई करके सोचते रहना, तब तक आगे लिखते रहो।
हाँ फाई का डाउट था। किसका? फाई का क्या? जैसे कोई एक रिलेशन सेट इम्पटी नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब इस सब केस में थोड़ा सा पूछना। हाँ बोलो। जैसे कोई सेट ले लें। हाँ बोलो। हाँ फॉर स्मॉल a belong to the set capital A, f from A to B, f of A conformably belong to the second set यानी कोडोमेन कैपिटल B। अगर कोई एलिमेंट स्मॉल a इस दिए गए सेट कैपिटल A में बिलोंग करता है और या A से B के बीच में कोई मैपिंग है तो जो f of A होगा वो B में बिलोंग करेगा। एंड f of A इज कॉल्ड, f of A को कहा जाता है, f of A इज कॉल्ड इमेज ऑफ स्मॉल a इन कैपिटल B। f of A को A की इमेज कहा जाएगा और इमेज भी किसमें लेंगे? दिए गए सेट कैपिटल B में। ठीक, एक बात हुई। अच्छा, एंड फिर ऐड लगा स्मॉल a इज कॉल्ड, स्मॉल a को कहा जाएगा, स्मॉल a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ f of A। और ये जो स्मॉल a है ये f of A की कौन है? प्री इमेज कही जाएगी। हो गया? चलो तुरंत न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। पहले पहचानने वाले ऐसे बच्चों वाले प्रॉब्लम में लिखना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम, which of the following pictorial diagram नीचे जो आपको पिक्चर बना करके दी जाती है, इन दी गई पिक्चर्स में से आपको पहचानना है कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन, represent the function, represent the function। पहला चार फिगर दिए गए हैं, इस चार फिगर्स में से पहचानना है कि कौन सा आपका फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। जिस पे फंक्शन मानेंगे उस पे सही का टिक लगाओ, जिस पे नहीं है उस पे गलत का टिक लगाओ। दूसरा छोटा छोटा लगा और चौथा। बाकी लोग प्रीति और विनीता, दो लोग बताओ उन दोनों में ऊपर और नीचे जो लिखा गया तीसरा और चौथा, दोनों में से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं? नहीं, वो 3 और 4 में बोलो, 3 और 4 में कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं? 3
तीसरे और चौथे में कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं, कौन सा, दोनों दोनों। रूल याद कर लेना, वेल डिफाइंड रूल यही है कि डोमेन का, यानी इधर पहला वाला जो सेट मौजूद है, डोमेन का हर एक एलिमेंट दूसरी तरफ एसोसिएट्स होना चाहिए और यूनिक पर ही एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा पर जुड़ना नहीं चाहिए। तो कौन सा, तीसरे चौथे में कौन सा, तीसरे चौथे में कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं? तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। निकिता, लैंग्वेज पकड़ना सीखो। कौन सा, कौन सा यूनिक नहीं बन रहा? दोनों ही नहीं बन रहे। सुनो, अरे इसकी समझ हटको, जरा पहले देखो। अभी तो सबसे आसान वाले भी चल रहे हैं, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। इनको देखना, पहला एलिमेंट पहले से कनेक्ट हुआ, ठीक, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गया और अपनी इमेज भी कैसी दिया, यूनिक दिया। दूसरे पर आओ, दूसरा कहता है हम तीसरे से भी जुड़ जाएंगे और सॉरी दूसरा दूसरे से भी जुड़ जाएगा और तीसरे से। दूसरा एलिमेंट डोमेन का इधर एसोसिएट तो हुआ, लेकिन कई लोगों पे एसोसिएट हुआ, और जबकि होना कितने पर था, एक पर। फंक्शन की डेफिनेशन को क्या फॉलो कर पाए, खत्म। एक ही एलिमेंट की अपनी दो दो इमेज आ गई, और जब एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज आ गई तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए, ये फंक्शन तो नहीं हो सकता। सुनो, दुनिया का सबसे सटीक एग्जांपल यही है। फंक्शन एकदम वेल डिफाइंड रूल होता है। ये घर का शीशा जो होता है ना, ये फंक्शन होता है। तुम घर में एक शीशा लगाओ, ठीक है, शीशा लगाने के बाद बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज है उसका। शीशा लगाने के बाद उसमें जाकर अपनी शक्ल देखो, पता चले अभी तो विनीते नजर आ रही हैं। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद फिर जाओ अपनी शक्ल देखो, अभी तुम्हारी एक इमेज बना चुका है, जो तुम वही बनाया। थोड़ी देर के बाद फिर जाओ, अब पता चले खोपड़े 2 सींग नजर आ गए, तो अब तुम्हारी इमेज दोहरी हो गई कि नहीं। थोड़ी देर बाद के बाद फिर जाओ, पता चले अभी तुम जैसी हो तुमको नीला नीला दिखाने लगा, तो जब एकदम नीली नीली नजर आओगी तो चौथी बार नहीं देखोगी, कहोगी इसमें भूत बसा हुआ है, इसको उठा के पड़ोसी को दान कर दो। तो सिंपल सा, एक ही आदमी की एक से ज्यादा इमेज जो बना देगा वो फंक्शन तो नहीं हो सकता, रिलेशन हो सकता। तो इसीलिए पहला वाला ये जो तीसरा नजर आ रहा है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसने दूसरे एलिमेंट को दो जगह पर एसोसिएट किया। पल्ले पड़ी बात है। अब इस पे वेरीफाई करो, चौथे पे वेरीफाई करो। हमें पता चलेगा हम खाली गोचागाई करते रहेंगे, समझ नहीं आया। बोलो, पहला एलिमेंट एसोसिएट हुआ है कि नहीं? पहला एसोसिएट हुआ है कै जगह पे, कितनी जगह? एक जगह। दूसरा एलिमेंट चौथे पे एसोसिएट हुआ है, दूसरे पे। तीसरा एलिमेंट तीसरे पे। सारे लोग एक एक जगह एसोसिएट हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ, मतलब ये दो लोग एक ही जगह जा रहे हैं, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस दिन इनसे पूछेंगे ना तुम्हारी इमेज क्या है, ये कहेगा मेरी इमेज ये सामने बैठी है। इनसे कहेंगे तुम्हारी इमेज क्या है, ये कहेंगे ये सामने बैठी है। क्या दो लोगों की एक ही इमेज? हाँ बिल्कुल, दो लोगों की एक इमेज हो सकती है। अरे आज गणित हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, थोड़ी देर के बाद कहीं और ज्वाइन करो किसी दूसरे के यहाँ, वो भी गणित पढ़ाएगा, तो होंगे तो दोनों गणित के ही मास्टर। ऐसा तो है नहीं कि तुम उनके यहाँ गणित पढ़ोगे वो बायो पढ़ाते थे, ये तो होगा नहीं। तो दो अलग अलग एलिमेंट, हम और वो दोनों बराबर नहीं है, उसके बावजूद दोनों की इमेज एक ही बन रही है। मैथ टीचर किसी डिपार्टमेंट में, मान लो कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो, 6 लोगों का स्टाफ हो, तो 6 के 6 हो, डजंट मैटर लेडीज हो या जेंट्स हो, लेकिन वो 6 के 6 लोग कॉमर्स टीचर ही कहलाएंगे। 6 अलग अलग एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आई कि नहीं आई? मिला। लेकिन अब ये सोचो, मैथ डिपार्टमेंट में कोई बैठा है, मैथ डिपार्टमेंट में पहले उठ करके गया मैथ पढ़ाया, थोड़ी देर के बाद लौट करके रख हम बायो पढ़ा देंगे, ऑलराउंडर होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत दरकिनार करेंगे। वो कुछ भी हो जाए, टीचर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक टीचर एक सब्जेक्ट का होगा। डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, बाकी तो इंटर में तो ऑलराउंडर पैदा होते हैं, उधर सब चलता है। हाँ, स्पिनर भी कर लेंगे ना, फास्टिंग भी कर लेंगे, और तब लास्ट में आकर के कहेंगे फंक्शन से आता वाता कुछ नहीं, इसको पढ़ो मत। वो ऑलराउंडर जो होते हैं ना, बड़े महान आत्मा वाले होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ बेहतर। हम लोगों को पीसी सर पढ़ाते थे, बेहतर सही सलामत चलेगा। इसका मतलब
चौथा तो फंक्शन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। इन पर आप इस पर क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। रीजन वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट विच इज नॉन एसोसिएटेड या अनएसोसिएटेड, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। वो बगल वाला पहले की इमेज वहां, दूसरे की इमेज वहीं पर, तीसरे की यहाँ, ठीक। ये अनएसोसिएटेड है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडोमेन में अनएसोसिएटेड बैठ सकते हैं लेकिन इधर कोई अनएसोसिएटेड नहीं बैठ पाता ये फंक्शन। ठीक बात। दूसरा चौथा फंक्शन है लेकिन तीसरा और पहला फंक्शन नहीं है। सर रिलेशन और फंक्शन का रियल लाइफ में यूज करें। किसका? रिलेशन और फंक्शन। हाँ, अगर रियल लाइफ में इसका यूज करें करना चाहते हैं। हाँ, कहाँ से? काय नहीं, ये फंक्शन ना होता, ये फंक्शन ना होता, ठीक, तो जितनी चीजें चल रही हैं वास्तविकता में एक को ना चल रही, कंप्यूटर प्रोग्राम ना करता, फंक्शन ना होता, बस था। फंक्शन की वजह से सारे डेवलपमेंट है। किससे? मतलब हाँ, 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 बिल्कुल। तुम्हारे कैलकुलेटर में वो जोड़ वाला फंक्शन होता है ना, कहते हैं मेरे मोबाइल का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक। तुम्हारा मोबाइल उस दिन रिलेशन बन जाएगा जिस दिन तुम कॉल शुभम को करोगे और एक बार शुभम बतियाएंगे, दूसरी बार हम बतियाएंगे, वो रिलेशन है। एक ही आदमी की दो आवाज गूंजेगी, हेलो हेलो हेलो, हम आए थे, डबल आवाज गूंजेगी, ये आपका रिलेशन है। ये फंक्शन है, फंक्शन एक की एक इमेज बनाएगा। ये मान के चलो मैथमेटिक्स पूरी की पूरी डेवलप हुई है रियल लाइफ के बेसिस पर, या ये कहो ना अपने आम जिंदगी जो चल रही है वो मैथ के बेसिस पर। जो लोग कहते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल क्या है, यही ना हुआ होता ना तो घर में जितने ऑपरेटर्स अभी दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉब्लम ही ना सॉल्व हुई होती। इलेक्ट्रॉनिक्स तब डेवलप, कहते हैं ना मैथ उस दिन डेवलप होती है जिस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस के और सब्जेक्ट या कहीं भी कोई सब्जेक्ट डेवलप होता है तो मैथ डेवलप होती है। इसका मतलब मैथ किसका? बिना इसके काहे का एप्लीकेशन पार्ट। सुनो, एक गाड़ी होती है, उसका इंजन जब बनता है ना तो उसके इंजन को बनने में झमाझम कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है। उसकी इफिशियंसी को टेस्ट किया जाता है, वो कितने पेट्रोल को कितना हीट कंजप्शन करेगा, सब कुछ किससे देखोगे। भले हीट का नाम आया, भले तुम फिजिक्स में गए, लेकिन सॉल्व तो इसी से हुआ होगा। यही ना होता, यही फंक्शन ना होता ना, जाने कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना हुई होती, यही फंक्शन ना होता। फंक्शन नहीं होगा तो आपको क्या डोमेन पता चल पाएगा कि किस डोमेन पर आप जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं वो चीज काम कर सकती है। सर डोमेन इसका ना 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 ना, पहले फंक्शन को डिफाइन किया गया, डिफाइन करने के बाद जिस रूल से वो डिफाइंड हुआ उस रूल से उसने कहा कि हम ये इनपुट लेंगे, तो जो जो आप इनपुट लोगे आप उसी दायरे में काम करो। जैसे कोई मेरा डोमेन पूछे तो मेरा डोमेन सिंपल सा है, हम केवल डिग्री लेवल तक की मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, मेरा वो डोमेन है, इसके आगे पीछे मेरा डोमेन नहीं है। हम इंटरमीडिएट पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ा तो नहीं रहे ना। तो अगर कोई हमसे कहता भी ना भैया इंटरमीडिएट पढ़ा दो, तो हम कहते भैया हाथ जोड़ दिए, वो मेरा क्षेत्र ही नहीं है, तो मेरा डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो रियल लाइफ में कोई चीज चल रही है जो तुम कहे ना डोमेन पहले था, डोमेन पहले नहीं था, पहले फंक्शन आया, फंक्शन ने अपने आप को डोमेन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया, फिर जिसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट हुआ वो चीजें उसके लिए डोमेन का काम कर रही है। जहां जहां उसकी इमेज बनेगी उस इमेज का कलेक्शन उसका रेंज का काम रहेगा। ये मेरा क्षेत्र है, इस दायरे में इतनी चीजें मेरी रेंज में आती हैं। कोई कहे ना अनुभव तुम्हारी रेंज कहाँ तक है मैथमेटिक्स में, तो अनुभव सीधे कहेंगे भैया हमसे बीएससी पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा हमसे एमएससी पढ़ लो। लेकिन क्या अनुभव ये कह सकते हैं कि मेरी रेंज पीएचडी वालों पर भी लागू होती है? रोक लगी। तो इसका मतलब जहां जहां मेरी इमेज बनेगी, बीएससी का लड़का हमको मैथ टीचर बोलेगा, एमएससी का लड़का हमको मैथ का टीचर बोलेगा, पीएचडी का एक को लड़का मुझको अपना टीचर नहीं बोलेगा, क्योंकि हम पीएचडी नहीं करा सकते। ये मेरे रेंज के बाहर है, इधर मेरी कोई इमेज नहीं आ सकती है, कोई इमेज, जबकि इधर आई, दोनों ही जगह पर मेरी यूनिक इमेज आई। इधर भी हम कौन आए, इधर भी हम कौन आए, दोनों ही जगह यूनिक इमेज। अगर यही इमेज एक से ज्यादा हुई होती ना तब लोग फिर कंफ्यूजन होते। जैसे किसी कोचिंग फील्ड में कोई बंदा हो ऑलराउंडर हो जाए, ठीक, तो वास्तविकता में उसको ना तो तुम मैथ का टीचर बोल सकते हो, ना तुम केमिस्ट्री का बोल सकते हो, ना तुम बायो का बोल सकते हो, उसको बस एक शब्द बोल सकते हो, बस ऑलराउंडर, प्रैक्टिशनर उसको प्रैक्टिशनर बोल सकते हो।
शुरुआत करो, प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम वो रिलेशन है, वो फंक्शन थोड़े ना। लिखना, चेक मैथमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक मैथमेटिकली check mathematically which of the following, which of the following, which of the following correspondence, which of the following correspondence which of the following correspondence represent a function, represent a function पहला पहला दिया गया है f of x is equal to 2x plus 3, जहां पर डोमेन में है -1 0 1, और दूसरे हिस्से में दिया गया है 0 1 2 3 4 5। मैथमेटिक्स के साथ यही तो खूबी है, ये हर उस दिन डेवलप हुई है जिस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम अटकी हुई है। लोग मानते नहीं ना, वास्तविकता है मैथमेटिक्स को डेवलप करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हद तक जिम्मेदार है। इक्वेशंस पर ये खुद तो डेवलप हुई, गणित की संख्याओं को आधार पे मानते हुए जो रियल नंबर का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ धीमे धीमे, वो तो गणित ही डेवलप हुआ। लेकिन उसके बाद मैथ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री हद दर्जे जिम्मेदार है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी अगर तुम गौर करो तो मैथमेटिक्स डील करती है। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आया, बिल्कुल है। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पूरा डील करो, क्वांटम मैकेनिक्स बगैर मैथमेटिक्स के नहीं डील हो सकती है। वहां पर जितने इक्वेशन फंसने चालू हुए ना, वो मैथमेटिशियंस को ट्रांसफर होते गए, और वो लोग, एक फिजिसिस्ट जो होता है ना, जो एक फिजिक्स का ज़्यादा जानकार आदमी है और वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, तो वो लौट करके मैथ को पढ़ता है एक बार। मैथ वाले भी अपनी ही मैथ को डेवलप करने के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं। कभी डेविड सीले की जो लीनियर अलजेब्रा तुम लोग पढ़ रहे हो, उसमें ओपन करो, देखो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम भी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम उसमें गौर करो, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का भी प्रॉब्लम तुमको मिलेगा, जहां उसका एप्लीकेशन पार्ट है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के बाद वाले में, वहां हर जगह पर उसका एप्लीकेशन दिया गया। तो पूरी की पूरी लीनियर अलजेब्रा, अरे तुम जितने भी सिग्नल वगैरह देखते हो, मोबाइल सिग्नल हो गया, टीवी का हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, जितना कुछ हो गया, वो सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पर आपको चाहिए, किस पर नहीं चाहिए, वो सारी की सारी डील इसी मैथ की वजह से हुई। या ये कहो ना, वो बातें फंसी तो मैथ ने अपने आप को उसी हिसाब से मॉडिफाइड किया, उसी हिसाब से डेवलप किया। तो पूरी रियल लाइफ में कोई ये कहे ना, एक आम आदमी भी कहे कि हमको मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तुमको इस साइंटिफिक मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब तुम्हारी जेब में मैथमेटिक्स पड़ी हुई है। क्योंकि अगर वही मैथमेटिक्स ना डेवलप हुई होती तो वो मोबाइल वाला जो आप तिकड़म पाले बैठे हो ना, लगा के ढिंचिक ढिंचिक गाना बजा लेते हो, वो ना कर पाते। क्योंकि तब ना तो सिग्नल इधर से उधर जाते, ना तो इधर से इधर आते, बस आप बैठे रहते एक जगह पर। कहाँ से कैसे करो? बड़े एग्जाम्पल के तौर पर ना, सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर एक होता है, एक बड़ी फेमस वर्डिंग है, उसका नाम नहीं आता, रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता क्या है, आपके पास कोई सामान मौजूद है, ठीक है, और आप उस सामान को देखिए, बड़ी सिंपल सी भाषा में, मान लो किसी बच्चे ने प्लेन बनाया कागज फाड़ करके, ठीक है, हवाई जहाज बना दी। छोटे बच्चों की आदत होती है, हे हम बनावे सिखाया जा, तो वो नहीं बताया तो आप क्या करते हो, उसका एरोप्लेन चुरा लेते हो और उसके बाद उसको पूरा खोल देते हो और देखते हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुड़ा हुआ था, और उसी हिसाब से उस कागज को मोड़ करके तुम एक प्लेन बनाते हो। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपके हाथ में एक चीज़ लग गई, आपको कुछ अता पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन आपने उसकी नकल की खूब अच्छे तरीके से। ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है, नॉर्मली हर बच्चा नकल भी नहीं कर सकता,
जो आर्मी बनता है पेपर वगैरह का, वो तुम पूरा खोल भी डालो ना, अगर तुमको जोड़ना नहीं आ रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चाइना के किस्से में यही बात बदनाम है, रिवर्स इंजीनियरिंग। वो किए क्या ना, रशिया वगैरह से जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदे या जो भी हथियार वो किसी और से खरीदे, उन्होंने उसकी एक कॉपी तैयार की, पूरा ऊर्जा पुर्जा खोल दिया, अपने हिसाब से उस पर रिसर्च बैठाई और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिट्टो उसकी एक कॉपी तैयार की, लेकिन नाम रखा कि ये मेरा अपना खुद का है। अब दिक्कतें सुनो कहाँ से। दिक्कतें उनको बुरे तरीके से लताड़ा मैथ में, क्योंकि आप बना तो दिए किसी फाइटर जेट के इंजन की, आप रिवर्स कॉपी बना तो दिए, लेकिन उसको बनाने में उसने किस दर्जे की शॉक वेव को झेला हुआ था, या किस दर्जे की दिक्कतें आ रही थी, कब कितना फ्यूल कंजप्शन होगा, कितना नहीं होगा, कितना फ्यूल इजेक्ट करना है, कितना रखना है, ये सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के दम पर होती है। जब आप किसी चीज की नकल करते हो ना, तो आप नकल से उसकी कॉपी तो तैयार कर देते हो, लेकिन आपको उसका एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं पता होता है, और जब एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं पता होता तो दिक्कतें होती हैं। अब दिक्कतें ये हुई कि ठंडी जगह पर तो उनका एरोप्लेन ठीक ठाक काम किया, लेकिन जैसे जैसे जहाज ऊपर जाता है, आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे हवा पतली होती जाएगी, और हवा पतली होगी तो आपको किसी सुपरसोनिक स्पीड से इंजन से गैसेस को पास कराना होगा। जब आप उसकी इंजीनियरिंग जानते ही नहीं तो आप कहाँ से कैसे क्या कर लोगे। तो वही पता चलता है कि आप में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, और एक बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो उसको रिसॉल्व आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको उसके पुर्जे की भली भांत मैथमेटिकल नॉलेज ना हो जाए कि कितनी कैलकुलेशन क्या है, ये कंडीशन। अब इसमें केमिस्ट्री का भी रोल है, जैसे हिंदुस्तान का कावेरी इंजन, उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसके ब्लेड का फेंक देना आ रहा है। आपकी मेटलर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उस लेवल तक का ब्लेड बना सको जो गर्म होने पर भी उस हिसाब पर टिका है। ये दिक्कतें हैं। तो मैथमेटिक्स को क्या ही कहा जाए, अगर हम इसके बारे में बोलना भी शुरू करें ना कि ये ज़रूरतें हैं, हर एक छोटी छोटी फील्ड आपकी मैथ से जुड़ी हुई है। इसीलिए ना कह सकते हो हम ब्रह्मास्म में चल रहा है मैथमेटिक्स में, कि तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, सब कुछ यही है। लेकिन इसका मतलब नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री दरकिनार हो जाए, वो भी सी पर आना। अरे इसके लिए पहले ये बताया, यहाँ 014 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2, ये रहा सी में है f of x is equal to √x, ठीक, सच दैट इधर 0 1 4 और -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 f of x is equal to x square -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2, ये चार दिए गए। मैथमेटिकली चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला है f(x) = 2x + 3। ये डोमेन के हिस्से में कैपिटल A लिखा गया है, ये को डोमेन के हिस्से में लिखा गया है, ठीक। अब आप चेक करो 1 बाय 1 इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। सबसे पहला काम लिख रहे हो क्या? क्रिस्टल लैटिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सबका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आकर के जुड़ जाता है इससे। पहला और तीसरा फंक्शन है ऐसा, चलो चेक करते हैं, ध्यान दें बाकी लोग। सुनो, पहला -1 उठाओ, -1 यहाँ पुट करो, -1 कितना आया? f of -1, इसकी इमेज देखो कितनी है, -2 + 3, -2 + 3 यानी कितना आया? 1। इसका मतलब सुनो पहले के लिए देखना, पहला है f of x = 2x + 3, और इधर जो आपको दिया गया है वो है -1 0 1, इधर जो दिया गया है वो है
0 1 2 3 4 5 ऐसा। -1 रखने पर कितना मिल रहा है? +1। तो -1 करेक्ट हो गया किससे? +1 से। 0 रखो कितना मिलेगा? 3। तो 0 की इमेज कितनी आ गई? 3 आ गई। अब की बार 1 रखो तो 2 1 के 2 3 2 5 1 की इमेज कितनी आ गई? क्या डोमेन का हर एलिमेंट एसोसिएट हो गया? ठीक। कोडोमेन में कुछ लोग छूट गए, क्या इनके छूटने का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। उधर के सारे लोग केवल यूनिक इमेज रख रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब पहला फंक्शन होगा। पहला। दूसरे पर आते हैं, बी पर। बी में दिया गया है f of x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, और इधर के हिस्से में हमें दिया गया है 0 1 4। ठीक। यहाँ हमको दिया गया है कितना? -2 -1 0 1 2। चलो 0 चढ़ाओ, यहाँ 0 रखते ही कितना मिलेगा? अंडर रूट 0। 0 के ऊपर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, यानी 0 की इमेज कितनी गई? अब की बार 1 रखो, 1 रखते ही कितना मिला? +-1, यानी 1 रखने पर 1 की इमेज -1 भी जा रही है और 1 की इमेज +1 भी जा रही है। बस आगे कुछ कैलकुलेट करने की नीड नहीं। दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की कितनी इमेज दे दिया? 2 इमेज दिया। नॉट अ फंक्शन। बाकी के दो इनको भी निपटा देते हैं। C f of x is equal to अंडर रूट x। ठीक। कितना है? 0 1 4 और उधर -2 -1 0 1 2। चलो चेक करते हैं। 0 रखो, 0 की इमेज 0। 1 रखो अंडर रूट 1, यानी कि अगेन 1। 4 रखो, ठीक। 1 1 पर एसोसिएट हुए हैं, ये भी आपका कौन होगा? फंक्शन। लास्ट ऑप्शन f of x is equal to x square minus 1 0 1 2। इधर मौजूद है -2 -1 0 1 2। चलो पहले 0 चढ़ाओ, 0 रखते ही कितना आया? -1 0 -1। 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 1 -1 0। अभी तक ठीक था। 2 रखो, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गए 3। कोई इमेज नहीं है, क्योंकि हमको 3 चाहिए था। फॉर x इज इक्वल टू 2 f of x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 3 एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट। जो इमेज आ रही है वो दिए गए सेट के पास मौजूद नहीं है, इसलिए नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। अभी फंक्शन की दुनिया में पहला पैर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जमीन और दलदली होती जाएगी। नोट करो, इफ fx इज इक्वल टू, लिखो इफ fx इज इक्वल टू x -1 अपॉन x प्लस 1 है, x -1 upon x plus 1, then show that f of 1 upon x square within bracket 1 plus
fx का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई f of x इज इक्वल टू -2। चलो नोट करो। अगर fx की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है तो आप प्रूफ कीजिए कि ये जो लिखा गया है इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू -2 आएगी। सॉल्यूशन कुछ करना नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। इसी को लेकर के शुरुआत f ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई f ऑफ x इज इक्वल। चलो पहला काम करो ना, f ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सुनो, इस फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह कितना रख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, यहां से बोलो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू होती है f ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। पहला काम ब्रैकेट के अंदर में, अगला देखना 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर और f ऑफ x है कितना x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और होल डिवाइडेड बाई f ऑफ x कितना अपने पास ये रहा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। प्रीति दिक्कत लगी इसमें? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने फंक्शन में यहाँ जो बातें चाहिए वही उठा करके रखी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए था तो x की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया, मिला। सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू, सुनो इनसे देखना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे वाला हिस्सा देखना। चलो ये भी लिख देते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अगर इधर थोड़ा सा अगर शॉर्टकट करना चाहो ना, यही उड़ा दिया जाए, एक्स स्क्वायर उड़ा दे, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इस हिस्से को सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ ठीक, इनटू ध्यान देना इस हिस्से में देखना इधर लिखा गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एलसीएम चढ़ा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सुनो फिर करो, ये जो नीचे बैठा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को ऊपर भेज दें, x प्लस 1 को ऊपर भेजे तो यहाँ हो जाएगा इनटू x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सही या गलत? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, बस काम बन चुका है अपना। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स तोड़ दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को देखना, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसे ओपन करो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू ये बगल में मौजूद है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सुनो इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी बातें 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस कॉमन करके इसको उड़ा दें, तो ये इससे उड़ा साइन माइनस बैठाया, चलेगा? यदि कंफ्यूज हो रही हो ना बताना, नहीं संकोच में बैठी रहोगी खाली। एक्स स्क्वायर रहेगा, सुनो 2x कैंसिल आउट हुआ, ब्रैकेट के अंदर पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 प्लस 1 2 को कॉमन करके क्या x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस 2 को कॉमन किया, अंदर बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1 और बटे नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, प्रूफ हो गया। अभी पता है ना, अपनी
केवल एकदम पहला कदम रखें, बहुत हल्की हल्की चीजें हैं, अभी हम कुछ भारी भरकम नहीं उठा रहे। उसको हल्का स्टार्ट करो, बस तुरंत फिर देखो मुंह कैसे बनाते हैं खाली। हाँ हाँ, अच्छा उसी डांट उसी नहीं, वैसे नॉर्मली लोग अगर तेज तेज बोलने लगा मुंह बनाना शुरू हो जाएगा। आज पापा गए दीदी बैठाने के लिए, तो ऑटो वाले जो थे ना वो आपस में ही वहीं पे शुरू हो गए धत्तरी गाली गलौज देने वाला। तो कुछ देर सुने उन्हें, उसके बाद फिर बहुत तेज हड़काए, कहे सारी टेम्पो पुलिस पारी खड़ी होगी, इतना लाठी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये महारानी खुद रोने लगी। बस अच्छा ये बताओ, सुनो, लीनियर अलजेब्रा में घुस रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा इधर उधर थोड़ा सा। f(0) + f(1) + f(2) अगर ये बराबर हो जाता है f(0) + 1 + 2 के, तो ये फंक्शन लीनियरिटी फॉलो करता था। सही है, गोड़ नहीं दोगे जब तक लीनियर अलजेब्रा तुम लोग, तब तक तुम लोग सुधरोगे ना। जब तक गोड़ नहीं दोगे तब तक नहीं सुधरोगे। इसको कहते हैं छप छप करना। हम ये कह रहे हैं कि अगर f(0) + f(1) + f(2) ये f(0) + 1 + 2 के बराबर हो जाता, तो आपका फंक्शन लीनियरिटी को फॉलो करता। पानी पीने से दिमाग का लेवल नहीं ऊपर आएगा, समझ गए? दिमाग चलाओ तब लेवल ऊपर आएगा। सोच के जवाब दो। हम रुके, हम इंतजार कर रहे हैं, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्या नहीं? लटक गए तुरंत में ना, इसीलिए कह रहे हैं दिमाग लगा के लीनियर अलजेब्रा पढ़ो। ये सवाल कहीं से कहीं जुड़ सकते हैं। हम पहले बताए फंक्शन पीजीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये तो पढ़ ही रहे हो लीनियर अलजेब्रा, वो रियल एनालिसिस को डील करने के लिए। पीजीटी के लिए पढ़ रहे होते हम ये सवाल ही न पूछते। लेकिन अभी आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में तो ये डीलिंग है CSIR नेट की, ऐसा दे दिया, ठीक, खुदा न खास्ता आ गया दोनों बराबर, खुदा न खास्ता आ गया दोनों बराबर, फिर क्या करते? ऑप्शन सज जाते, f may be linear, f must be linear, f is linear and 1 1, f is linear and onto, कुछ भी हो सकता था। अभी याद दिलाएंगे तो कभी हाँ हाँ हाँ, तब खोपड़ी पीटोगे। कोई अभी दिमाग चला ले, नहीं ये चलाओगे। लीनियरिटी की कंडीशन होती है f(a) + b(β) = a f(α) + b f(β). क्या सिर्फ चंद नंबर के उस पर इनकी वैल्यू बराबर होने से आप लीनियरिटी की गारंटी दे सकते हो? ये तो सिर्फ 3 नंबर तक की बात किया, 0 की, 1 की, 2 की, चलो हम कहते हैं हो गया बराबर, मान लिया हो गया बराबर, तो ठीक है अभी आपको लीनियरिटी दिख रही है, लेकिन क्या ये लीनियरिटी होती थी वहां? आप यहाँ आगे बढ़े ही लिखते थे, ये बात अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये बात उस दिन कंप्लीट होगी ना जिस दिन फॉर ऑल a comma b belong to the our field f and for all vector alpha comma vector beta belong to the our vector space capital। ये मिसिंग है, ये फॉर ऑल। तो जब तक फॉर ऑल की गारंटी नहीं होगी तब तक कहाँ से क्या होगा? जीरो रो वाली बात तो बात की हो, तो हम कह रहे हैं ये तो है ही नहीं लीनियर। ये लीनियर होता तो यही ना होता, जो तुम कहे ना जीरो नहीं बिलोंग करेगा, वो तो पर्टिकुलर इसके लिए जीरो की इमेज जीरो पर नहीं भेजेगा, रखो x = 0 रखो, नहीं भेजेगा, तो ये तो लीनियर ऑलरेडी नहीं है।
लेकिन हम कहते हैं खुदा न खास्ता ऐसा दिया जाता है ये दोनों चढ़ जाते बराबर, ये दोनों चढ़ जाते बराबर, वो जीरो की मैं जीरो पर दे रहा होता तब पर भी तुम इसको लीनियर नहीं चिल्ला सकते थे, क्योंकि लीनियरिटी के लिए अभी आगे वक्त लगता। फॉर ऑल a कॉमा b, हर एक स्केलर के लिए ये बात सही होती तब आप इसको लीनियर कहते, हर एक वेक्टर के लिए सही होती तब आप लीनियर कहते, अदरवाइज नहीं कह सकते। बेसिक डिफिनेशन भूले तो। अब सेकंड पार्ट के हिस्से चलेंगे, उठाओ दोहरा डालो ना, बंडल बांध लिए हो तुम लोग अब डेविड सी लेकर। 4 चैप्टर 5वें में चल रहे हो, 4 चैप्टर में अच्छा खासा बंडल बांधे हो, और अब नहीं दोहराओगे तो फिर मान करके चलो बाद में टाइम में नहीं मिलने वाला उसको दोहराने का। अब बोलो इसका लीनियर सॉल्यूशन। सबसे पहला ये उठाओ, फॉर f of x इज इक्वल टू 1/x। चलो चेक करते हैं क्या इसके पास रियल सॉल्यूशन आएगा या नहीं। f of x बोलो कितना, f of x x minus 2/x square plus 2 इज इक्वल टू 1/x। हो गया, दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, x को इधर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस कितना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना, माइनस। x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, बोल दे सॉल्यूशन, बोल दे x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है, रियल मिल रहा है, बोल दे सॉल्यूशन होगा। चेक करो क्या ये x इज इक्वल टू माइनस 1 तुम्हारे डोमेन का हिस्सा बन रहा है कि नहीं। डोमेन का हिस्सा बनने का मतलब क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर तुम्हारा दिया गया फंक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं। रखो 1 रखो, ऊपर कुछ देखने की नीड ही नहीं, अपने को बस नीचे वाला देखना है। अगर माइनस 1 रखें, माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस 1, 2 1 3, नीचे का हिस्सा 0 नहीं हुआ, इसका मतलब आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना हुआ है। तो लिखना एंड एट दिस पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट f of x is well defined, और इस दिए गए पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, या इस आए हुए पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1 पर हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड है। दैट इज, दूसरी भाषा में कहें तो दैट इज माइनस 1 बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f। डोमेन उन पॉइंट का करेक्शन होता है जिन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड बना रखे। माइनस 1 बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f of x। ठीक, implies that real solution exists, real solution exists। जो इक्वेशन आपने दिया उसके लिए हमारे पास रियल सॉल्यूशन मौजूद है। आओ अगले पे चलते हैं, ये नोट कर लो। रियल पे बनाना हो, रियल पे बन जाएगा, ध्यान से। मिटाए, हो गया सर। वाला तो हटा ही सकते हैं। दूसरे वाले हिस्से पर इनके लिए देखो, क्या इसके लिए रियल सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। आंसर या सिमिलरली
फॉर f of x is equal to x, चलो f of x पुट करो, implies that x minus 2 upon x square plus 2 is equal to x. Cross multiply, this implies that x minus 2 is equal to x cube plus 2x, ये रहा, सबको एक तरफ करो, this implies that उधर बना कितना x cube, इनको उधर लेकर के जाओ प्लस 2x और माइनस x, that is equal to plus x minus 2 is equal to कितना 0, ठीक, कितना प्लस 2। अब सुनो, रैंडम मेथड पे चेकिंग करो, या तो सीधे फैक्टराइज कर लो, जिनको नहीं आता है वो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कर लें। रैंडमली देखा जाए तो x इज इक्वल टू -1 इसका एक सॉल्यूशन है, मिलेगा -1 का क्यूब दैट इज -1 -1 -2 प्लस 2 कैंसिल आउट होके 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन बन चुका है। x क्यूब का कोफिशिएंट बोलो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म लिख दिया, ठीक, इसके नीचे 0 बैठा दो, हुआ 1 प्लस 0 1, 1 इंटू -1 दैट इज -1, ऐड करो कितना आया -1, -1 इंटू -1 दैट इज +1, और 1 1 2, 2 इंटू -1 -2 कितना आया, तो कुल मिला के एक फैक्टर तो ये निकाल लो, पहला फैक्टर निकल करके आया x माइनस -1, पहला फैक्टर ये निकलेगा x माइनस अल्फा, जहां अल्फा रूट है आपके दिए गए इक्वेशन का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज x प्लस 1 पहला फैक्टर, और ब्रैकेट में देखना कौन बचा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक डिग्री कम करके 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 2 बराबर कितना, कोई दिक्कत? सिंथेटिक डिवीजन जिनको ना आया हो, जो बीएससी वाले पुराने पढ़े हैं वो जान रहे होंगे सिंथेटिक डिवीजन, नए लोग जिनको ना आया हो बोले हम दोबारा समझा सकते हैं। हाँ, ये नहीं आता, बताते हैं। सुनो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, उसको अभी बता रहे हैं, this into this is equal to 0, either this equal to 0 or this is equal to 0 or both are equal to 0, यही तो हो सकता है। इस फैक्टर को अगर देखो ना तो इसका जरा b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, नेगेटिव आया तो इसका फैक्टर आप नहीं कर सकते, रोक लग गई कि नहीं, ठीक है, हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमको एक बात तो मिल रही है, जिस दिन x प्लस 1 बराबर 0 चढ़ेगा उस दिन x इज इक्वल टू -1 मेरा सॉल्यूशन है और वो रियल है। बस ये चेक करो x इज इक्वल टू -1 पर क्या मेरा फंक्शन वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, इसका मतलब इनसे अपने को कोई सॉल्यूशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे तो हमको मिल रहा है कि मेरे पास एक रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लिखना दिस पार्ट गिव वन रियल सॉल्यूशन, इसका अपने लोग कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, अपने से तो बस इतना पूछा कि क्या आपके दिए इस फंक्शन का, सॉरी इस इक्वेशन का ये रियल सॉल्यूशन आता है या नहीं आता, तो हम कह रहे हैं ठीक है, इससे अपने को रियल सॉल्यूशन मिल रहा है, उतना ही सफिशिएंट है। दिस पार्ट गिव वन रियल सॉल्यूशन, this part give one real solution x is equal to -1, so yes real solution exists. This part give one real solution x is equal to -1, one real solution x is equal to -1, so equation must have real solution, so equation must have real solution। सिंथेटिक डिवीजन वाले वो लोग देख लें इसको वापस। सिंथेटिक डिवीजन वो रास्ता है जब आप शेषफल प्रमेय भूल जाते हो तब काम आती है, और नॉर्मली लोग शेषफल प्रमेय भूलते हैं। अरे अभी तो ठीक है, आज तो क्यूब में था, जिस दिन यही पावर 5 तक 6 तक चढ़ती है उस दिन नरक हो जाता है कि अब आप इसका फैक्टराइजेशन कैसे करो। x टू दी पावर 6 चढ़ा दिए, अब कहोगे कहाँ मिलेगा, 6 गुणे 6 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी, 6 गुणे 6 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो इक्वेशन बनेगा लैम्डा की पावर किस में बनेगा, 6 में बनेगा। खैर और भी रास्ते हैं छोटे करने के, लेकिन अभी ऐसे ना, ये जो लिखा गया है पहले इसको सुधार करके लिखो कि x की एक भी डिग्री का टर्म गायब ना दिखाइए, x टू दी पावर 3 फिर प्लस x स्क्वायर नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, x है
तो +1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 और +2 इंटू एक्स की पावर 0 कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल टू कितना 0। पहले इनके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो। एक रूट आपको ऐसे ही सोच करके निकालना पड़ेगा। x बराबर 1 रखो, सेटिस्फाई किया तो रूट है, नहीं किया तो हटाओ। -1 रखते ही पता चलता है x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का एक रूट है। तो अगर x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है तो तुरंत यहाँ रखो -1, हो गया जो आपका रूट आए। अगर मेरा रूट 2 आया होता ना, हम यहाँ पर 2 रखते। क्लियर है? यूं लाइन खींच लो, यहाँ पर कोफिशिएंट सजाना शुरू करो। तो इसके लिए कोफिशिएंट देखो कितना है, 1, पहला कोफिशिएंट 1, अगले का कोफिशिएंट 0, अगले का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म हो गया। बिना सोचे समझे यहाँ पर 0 पुट करो, पुट कर दिया। सिंथेसिस करना, जोड़ना, इनको आपस में ऐड करो। 1 + 0 कितना आया 1, इस 1 को उठाओ यहाँ मल्टीप्लाई करो, -1 उसको इसके नीचे लिखना, -1 इनको आपस में ऐड करो, कितना आया -1, इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, +1 इसके नीचे लिखो, 1 + 1 2 और 2 1 के -2 ऐड करो, कितना लास्ट में ये ना 0 चढ़ जाना चाहिए, ये चढ़ना चाहिए, ये याद रखना। इसी तरीके से अगर आपका फैक्टर सही नहीं होगा ना तो यहाँ 0 चढ़ेगा, ये भी बात ठीक। अब गौर करना, ये -1 तो आपका एक फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब पहला फैक्टर जो निकल करके आएगा वो x -1 आएगा, यानी हम इसको अल्फा मान के चल रहे हैं, तो आपका पहला फैक्टर आया x - अल्फा। अब अंदर वाला लिखना, कै डिग्री का टोटल था 3 का, तो एक कम से शुरू होगा क्योंकि आपने 1 डिग्री का एक टर्म बाहर निकाल लिया है। अगर ये 5 डिग्री का होता तो एक बाहर निकालते, कै डिग्री से शुरू होता 4 डिग्री से। तो इन लोगों को ना, ये लोग कोफिशिएंट बारी बारी एक एक कोफिशिएंट लगाते जाओ। x की पावर 2 से शुरू करना है तो 1 इंटू एक्स की 2 यानी x², -1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस x, अब x की 0 यानी कांस्टेंट है, प्लस बराबर, ये फैक्टर है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। f(x-2) दिए हैं और f(x) की डिमांड कर रहे हैं, तो हमें इस x-2 की जगह पर कितना चाहिए x। जब आपको x चाहिए तो कुछ ऐसा जोड़ तोड़ करो वहां से -2 खत्म हो जाए। अपने को पता है -2 उस दिन खत्म होता है जिस दिन वहां पर +2 आ जाए सामने। +2 आ गया तो +2 -2 दोनों कैंसिल आउट हुए, x अकेला बचेगा। इसका मतलब केवल एक काम करो, हाँ पुट, पता नहीं अभी नहीं जानते, पुट x इज इक्वल टू x + 2, जहां जहां x है उसकी जगह कितना रख दो, x + 2 रख दो। देखो यहाँ क्या बनेगा, f ऑफ x + 2 x की जगह पर और -2 इज इक्वल टू, उधर क्या बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर -4, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x² ठीक + 2x बस, x² + 2 दूनी 4 + 4 -4 कैंसिल आउट हुआ, +2ab बस, अच्छा हाँ 2ab ठीक। पानी पानी पी करके आओ, खा पी करके जो दिखाना हो, फिर शुरुआत की जाए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, नीचे जितने भी सेट लिखे गए हैं इनमें से पहचानना है कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला R1 लिखा गया है 1 2 2 3 3 4 1 4 6 7 ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा लिखा गया है R2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में 1 ±1 3 ±3 4 0 6 0। फिर लास्ट में तीसरा लिखा गया है +-2 2 +-3 4 6 5 7 8। इनमें पहचानना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला है, बाकी दोनों नहीं। ऐसे पहचान, ये देखो क्या एक आदमी की 2 इमेज बन रही है कि नहीं, ये चेक करना।
देखो 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ 1 की इमेज 4। इसका मतलब ये पेयर और ये पेयर अगर उठाया जाए तो एक ही बार में 1 की दो इमेज मिल रही है। पहला 1 की इमेज 2, दूसरा 1 की इमेज 4। जिनको दिक्कत लगे वो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन पहले डोमेन तैयार करो। कितना 1, सबसे पहला हिस्सा निकालो 2 3, 1 को रिपीट मत करना 6, ये रहा। इधर बाद वाले हिस्से ना कोडोमेन के हिस्से वेट चढ़ाओ 2 3 4 7, ये रहा। अब जैसा कहें वैसा आप पेयरिंग करो। 1 को पेयर करो 2 पर, लो 1 गया 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, ये किया। उसके बाद 3 जाएगा 4 पर, 3 को भेजा 4 पर, फिर 1 को भेजो 4 पर, ये रहा 1। बस हो चुकी गड़बड़ी, ठीक था, लेकिन गड़बड़। एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, ठीक। आओ दूसरे वाले पर। दूसरा वाला तो ना ऐसे सीधे देखो, इधर 1 की इमेज +1 पर, 1 की इमेज -1 पर, एक ही बार में। ये ना बड़े चालाकी से इसको लिखे, इनको 2 हिस्सा लिखना था, 1, 1 और 1, -1। तो जब दो ऑर्डर्ड पेयर शामिल हो गए जिनका पहला 1 सेम टू सेम है, यानी फर्स्ट एंट्री दोनों की सेम है, तो ये फंक्शन तो नहीं हो सकता है। इसको भी लिख देना दूसरे वाले। डोमेन तैयार करो 1, फिर कौन 3, अगला कौन 4, अगला कौन 6। कोडोमेन तैयार करो, बोलो कोडोमेन 1 -1 3 -3 0। चलो 1 को 1 पर भी भेज रहे हैं, 1 को -1 पर भी भेज रहे हैं, बस इतने पर रुक जाना। नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। आ जाओ लास्ट तीसरे वाले, बोलो डोमेन, बोलो डोमेन 2 -2 और 3 -3 और 6 7, ये आपका डोमेन तैयार। कोडोमेन तैयार करो 2 4 5 8। चलो इमेज देखना, 2 की इमेज 2 की इमेज 2, -2 की इमेज 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोगों की इमेज एक जगह पर जाएगी, कोई टेंशन नहीं। एक की इमेज 2 जगह नहीं जानी चाहिए। 3 की इमेज 4, -3 की इमेज 4, ये भी चलो ठीक है। 6 की इमेज 5, 7 की इमेज 8। क्लियरली अ फंक्शन। लिख डालो फटाफट। ये वाला बोर्ड खाली हो जाएगा, मेजर कम हो जाएगा। हेडिंग डाल देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of function। graphical representation of function।
क्वेश्चन पड़ जाए तो बताना। हेडिंग हो गई, लिखो इसमें लैंग्वेज लिखना, बोले इफ स्ट्रेट लाइन drawn parallel to y-axis, if straight line drawn parallel to y-axis in its domain, the straight line drawn parallel to y-axis in its domain should cut at only one point, then given graph represent a function, प्रैक्टिस करके उसे में लिखना। दैट इज अर्थात सीधा सा फंडा है कि अगर आपको कोई फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, सॉरी अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, इधर ध्यान देना, बात सुनो। मान लो अपने को कोई ग्राफ दिया गया है, कोई ऐसा ग्राफ अपने को दिया गया है, ठीक, और ये कहा जा रहा है पहचानो ये जो कुछ भी डिफाइंड है क्या वो एक फंक्शन है या नहीं, ठीक। तो आपको बस एक काम करना है, जो डोमेन दिया गया है उसी डोमेन के दायरे में रहते हुए आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन अगर आपके दिए गए ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो ऐसे में आपका दिया गया जो ग्राफ होगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सोचो, अभी जो हमने यहाँ पर खींचा है क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? रीजन, क्या पॉइंट पर काटा? दो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 पॉइंट पर काट रही है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, वर्डिंग पहले तो ये पकड़ो ना, इसीलिए तो हम ये ग्राफ बनाए हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आपका डोमेन बस इतना ही रहा होता, यानी क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल 4 तक का डोमेन कह दिया होता ना, तो अब इधर के हिस्से में जो निकल गया वो तो आपके जिम्मे चढ़ा ही नहीं, आपके जिम्मे तो बस इतना ही ग्राफ चढ़ा, और इतने हिस्से के ग्राफ को आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को चाहे जितनी बार खींचोगे कुल कई पॉइंट पर कट करेगा, केवल एक पॉइंट पर। ऐसे में ये फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए बेसिक जरूरत आपके डोमेन की है, आप डोमेन पर निगाह रखो। लेकिन अगर इसी डोमेन को फैला दिया पूरे रियल नंबर की लाइन पर, अब ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अब ये रिलेशन तो हो जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं आएगा। अभी समझ में आई ये बातें? इसीलिए सबसे जरूरी वर्डिंग है विद इन द डोमेन। आप जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो वो डोमेन के अंदर में रहते हुए ड्रॉ कर रहे हो। डोमेन के बाहर अगर लाइन ने ग्राफ को 2 जगह पर काट दिया, आप कुछ डिसाइड करने वाले नहीं। आप जो कुछ भी डिसाइड करोगे वो किधर डिसाइड करोगे? डोमेन के अंदर रहते हुए। इसीलिए कहते हैं ना, आप जो भी काम करो अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए करोगे तब उसकी वैल्यू है। कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करोगे आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तुम बहुत टैलेंटेड हो, जम करके टैलेंटेड हो, इतने टैलेंटेड हो कि किताब को ऐसे पढ़ते हो याद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीएससी में हो या एमएससी में हो या आप जो भी कोर्स कर रहे हो, आप उसी की किताबें पढ़ोगे, उसी डोमेन में पढ़ोगे, तब तो आपका फंक्शन वेल डिफाइंड है। अदरवाइज आप फंक्शन तो नहीं हो सकते, ये रोक लगी हुई है। इसीलिए ये वर्डिंग लिखी गई है, इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन इट्स डोमेन should cut at only one point, then given graph represent a function। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक और थ्योरी निकल करके आती है कि हर ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फंक्शन ग्राफ से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। कन्वर्स तो सही, सॉरी, हर फंक्शन के लिए एक ग्राफ होगा, हर फंक्शन के लिए एक ग्राफ होगा, लेकिन हर ग्राफ के लिए एक फंक्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो ग्राफ किसी रिलेशन का भी हो सकता है। क्लियर हुई बातें?
दैट इज करके लिखना, दैट इज अ कर्व इन द xy प्लेन, दैट इज अ कर्व इन द xy प्लेन, दैट इज उसी को थोड़ा सा और सुधार करके लिख रहे हैं, दैट इज अ कर्व इन द xy प्लेन is the graph of a function, is the graph of a function if and only if no vertical line, if and only if no vertical line intersect the curve, if and only if no vertical line intersect the curve more than once within the domain, more than once within the domain. कहा जा रहा है a curve in the xy plane, xy plane में बना हुआ कोई कर्व, ठीक, इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, वो किसी फंक्शन का ग्राफ होगा केवल और केवल तब, नो वर्टिकल लाइन, ऐसी कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा, कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, विच इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वन पॉइंट, जो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे विद इन द डोमेन। डोमेन में अगर पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आपके कर्व को कट कर रही है तो केवल और केवल क्या पॉइंट पर कट करना है, एक पॉइंट, तब तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ठीक, चलो तुरंत इसका एग्जांपल लिखो। एग्जांपल पहला, डोमेन दे दिया है, यानी जो आपका दायरा है जहां से आप x को उठाओगे वो आप a से b तक ही ले सकते हो। ठीक, हम ये नहीं बोल रहे हैं ना ओपन इंटरवल ना हम क्लोज्ड इंटरवल, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप x की वैल्यू जो भी चुनोगे, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस, ठीक, और कहा जा रहा है a से b तक ये फंक्शन का इस तरीके से ग्राफ गया, सॉरी ये ग्राफ गया हुआ है, फंक्शन अभी नहीं कह सकते। टेस्ट करना है क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जवाब है हाँ, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल खींची गई कोई भी लाइन विद इन द डोमेन मेरे दिए गए कर्व को केवल और केवल कै पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है, क्लियरली अ फंक्शन, ऐसे लिखना, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये खींचा गया ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में लिखना f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube is a function, is a function, find लगा देना आगे, find f of x is equal to x cube is a function or not। आप ये प्राप्त कीजिए कि f of x is equal to x cube जो होता है क्या ये एक फंक्शन है या एक फंक्शन नहीं है। ठीक, सबसे पहले x क्यूब का ग्राफ आना चाहिए, सिंपल सा है x क्यूब का ग्राफ, बस डांसिंग स्टार, ऐसा करो ऐसा करो, सुनो ये होता है, ये ऐसे ही चलता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ है। ठीक, अब ये बताओ y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, पहले इसका डोमेन डिसाइड करो, डोमेन, इसका डोमेन, डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट, आप कुछ भी रखोगे वो वेल डिफाइंड है। ठीक, आप 2 रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, 3 रखोगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 मिलेगा, आप कुछ भी रखोगे आपको मिलेगा मिलेगा। और y एक्सिस के पैरेलल खींची गई कोई भी लाइन इसको कुल कै पॉइंट पर कट कर रही है, केवल और केवल एक पॉइंट पर। ठीक, लिख देना, जो अभी लिखा है ना इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं,
जो अभी दिखाया गया कि y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो और वो आपके ग्राफ को अगर विद इन डोमेन एक पॉइंट पर काटती है तो आपका ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स नोन एज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। लिखना बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज अ फंक्शन, बनाने के बाद लिखना बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट, बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज अ फंक्शन। By vertical line test, it is a function. ठीक, अगला जो सबसे फेमस है उनको तो इधर ही निकाल देते हैं। प्रॉब्लम find whether x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is a function or not, is a function or not। प्राप्त कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये एक फंक्शन को बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, क्या ये देखने से तो पता चलता है इंटरमीडिएट क्या एलिप्स, अंडा नहीं, अंडा नहीं, अंडा नहीं, अंडा क्या होता है, हाँ अंडा एलिप्सॉइड होता है, अंडा जो होगा वो एलिप्सॉइड। हाँ किसकी बात है, ओवल की हिंदी बताओ, शेप क्या होता है, हाँ ओवल मतलब अंडा, एक मतलब अंडा। 3D की ज्योमेट्री में अंडे को ही इलिप्सॉइड कहा जाएगा, 3D की ज्योमेट्री में। वैसे भी 2D की ज्योमेट्री तो रियल लाइफ में होगी नहीं, 2D ज्योमेट्री तो रियल लाइफ में होगी नहीं, कि होगी नहीं होगी ना, तो 2D की ज्योमेट्री सब इसी बोर्ड पर रह जाएगी, जिंदगी में नहीं आएगी, सर्किल तक नहीं आएगा जिंदगी में आपकी। लो ये रहा, सुनो ये बोलो कोई, ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, माइनस है, हाँ ये पॉइंट माइनस एक होगा, हम दूरी मांग रहे हैं ये तो हम कह रहे हैं। ये कितना, ये कितना, अब दूरी के हिसाब से मांगे हैं, पॉइंट के हिसाब से नहीं मांगे। ठीक, अब ये बताओ विद इन डोमेन अगर देखो, विद इन डोमेन तो यहाँ माइनस ए से लेकर के कहाँ तक, प्लस ए तक, इतनी दूर में y एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन इसको क्या पॉइंट पर काट रही है, 2 पर। अच्छा सुनो कैसा हुआ ये बताओ, जब ये लाइन पास हुई तो x एक्सिस से होकर के पास हुई, इसका मतलब जिस दिन आप यहाँ खड़े होगे ना, यहाँ जिस दिन खड़े होगे, यानी इस फंक्शन में x की ये वाली वैल्यू पुट करते ही यहाँ भी भेज देगा और यहाँ भी भेज देगा, दोनों जगह। तो एक ही आदमी की 2 इमेज नजर आ गई कि नहीं आ गई, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता। लिख देना बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट नॉट अ फंक्शन, सीधे लिखो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट नॉट अ फंक्शन। मुद्दे की बात सुनना आप, वास्तविकता में ये एक रिलेशन है, देखो मैं नहीं करेंगे इधर, धुने पड़े हैं सब लोग इसी कॉपी में छोड़े। ये हकीकत में रिलेशन है जो 2 फंक्शन से मिलकर के बना है। किस किस फंक्शन से, गौर करना। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। जिस दिन इसमें से एक फंक्शन हटा दिया गया, आप देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट दिख गया कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो आपका एलिप्स होता है, एलिप्स आपका 2 रिलेशन का कॉम्बिनेशन, सॉरी 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, और 2 फंक्शन के कॉम्बिनेशन होने की वजह से अब ये क्या बन चुका है, रिलेशन बन चुका है। एक हिस्सा डिलीट करो ना, ऊपर वाला डिलीट करो, नीचे वाला बचा करके रखो, औंघाए हुए कटोरे की तरह। ऊपर वाला बचाओगे तो जैसे कोई कटोरा ना जमीन पे औंघा करके रखा गया है, औंघाने का मतलब तो जानते हो ना, ठक को ढक देना। हाँ ये आपका फंक्शन है। अच्छा दूसरा हिस्सा देखना, आपकी इसी को कुछ ऐसा, कटोरे को ऐसा कर, अभी भी ये क्या होगा,
अभी भी फंक्शन है। अलग अलग लोग हैं तो ये फंक्शन है, लेकिन कंबाइंड में इनको ले लिया तो जो इलिप्स होता है वो एक रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं। लिखना बाई वर्टिकल लाइन टेस्ट नॉट अ फंक्शन, बाई वर्टिकल लाइन टेस्ट नॉट अ फंक्शन। हो गया? कुछ फिगर बना रहे हैं, फटाफट जवाब देना, कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। समझ गया? इसका मतलब पता चला? रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ में एक ही क्लास में दो भाई मौजूद हैं, ठीक, या एक भाई एक बहन मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है, तो विद इन द डोमेन वहां पर फंक्शन है, क्योंकि विद इन द डोमेन आप क्लास का हिस्सा और वही क्लास ही आपका डोमेन है। लेकिन घर जाते ही आपका डोमेन बदल चुका है, और डोमेन बदल चुका है तो आज की तारीख में ये फंक्शन था, लेकिन वो क्या है? वो रिलेशन है, क्योंकि वहां उसी आदमी की कई इमेज है, वहां उसी एक आदमी की कई इमेज है। जिस दिन छोटा भाई है वो उनको भैया भैया बुलाएगा, ठीक, पापा है वो कहेंगे सीधे सीधे, कोई इज्जत नहीं, एकदम मम्मी है ज़्यादा बोले ना मोबाइल पूछ दे, सीधा सीधा रोक लगी हुई है, तो आपके एक से ज़्यादा इमेज बननी चालू हो चुकी है। इसका मतलब वो रिलेशन हो गया है, लेकिन फंक्शन नहीं रह गया। लेकिन वही लोग निकल करके डोमेन शिफ्ट कर लिए, कॉलेज आ गए, कॉलेज आ गए तो फिर आप क्या हो गए? फंक्शन हो गए। तो कहने को आप अपनी बेइज्जती भी करा रहे हो और आप अपनी इज्जत भी करा रहे हो, दोनों जगह। जब कंबाइंड होगे तो बेइज्जती है, रिलेशन है। Which of the following graph problem? Which of the following graphs are which of the following graphs are graph of a function पहला सर which of the following graph are graph of function? तो गड़बड़ी कहाँ? ग्राफ नीचे जो ग्राफ बनाए जा रहे हैं, ठीक, उनमें से कौन सा ग्राफ ऑफ द फंक्शन है, यानी किसी फंक्शन का ग्राफ है। रिलेशन के भी ग्राफ होते हैं, फंक्शन के भी ग्राफ होते हैं। जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहला। दूसरे में है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तीसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चौथा ये बनाना है। उस ग्राफ को, अभी कुछ ग्राफ और है ना, उसको हम बचा के रख रहे हैं, वो बाद में बताया जाएगा।
पहले बना लो उसके बाद पहले को निपटाएं। दो जगह कट मारा नहीं होगा, उड़ गए ये। इनको दो जगह कट मारा नहीं होगा, जहां दो जगह कट लगा ना तो इसका मतलब ऐसे दो निशान आएंगे, फंक्शन नहीं है। ठीक, इन पर आओ, यहाँ यहाँ जिधर मर्जी उधर आप लाइन खींचो, हर बार y एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन आपको कुल क्या पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक लगा देना। इन पर आओ, इन पर अगर गौर करो तो y एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन हर बार क्या पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये भी फंक्शन होगा। तो तीसरा फंक्शन हुआ। चलो गोल बनाए आप तो एक पॉइंट क्या गोल का मतलब क्या समझते हो? मतलब ग्राफ का होगा। तो ग्राफ टूटे होने से क्या होता है? क्या डिसकंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होते? तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन तो है। सवाल यहाँ इसका है फंक्शन है या नहीं है, बस। कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे नहीं डिफाइंड यार? फंक्शन अपनी डिसकंटिन्यूटी पर नहीं डिफाइंड, वहां उसका ग्राफ टूट गया है तो क्या फंक्शन है नहीं डिफाइंड होगा? अरे महाराज अभी रुक जा, पहले पूरा बेबीकर मेथड निपटा दिए और अभी भी ये कंफ्यूज है। ये बताओ x + 2 / x - 2 इसका डोमेन बताओ। पूरा रियल नंबर, केवल किसको छोड़ करके? दो को। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जिस दिन ग्राफ खींचा गया होगा दो पर होल मिला होगा कि नहीं? फंक्शन तो है सर, डोमेन में पॉइंट नहीं है ना। अरे यार कौन पॉइंट नहीं है? डोमेन दो नहीं है ना, तो दो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब फंक्शन का डोमेन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है कि नहीं? सेम कंडीशन इसमें ओरिजिन, गौर करो ओरिजिन पर फंक्शन कैसा हो गया? ओरिजिन पर फंक्शन टूट गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको कोई इमेज नहीं मिली, तो जीरो आपके डोमेन में। किसको डॉट बनाना चाहिए था? ओरिजिन को। अरे तुमको ओरिजिन नहीं पता है? कह रहे नहीं पता है। पॉइंट के लिए सर। किस पॉइंट के लिए? हम इस पॉइंट पे इतना बड़ा ग्लखा सिंह बनाए हैं, तुमको नहीं नजर आ रहा तो हम क्या करें? तुम गए थे ना रवि तिवारी के यहाँ पे, चश्मा नहीं लेकर आइए गड़बड़ी। किसके डोमेन की पॉइंट? यार काहे तुम डोमेन के पॉइंट पे परेशान हो? यहाँ तो बात इसकी है ये नहीं कि डोमेन आएगा कि नहीं आएगा, डोमेन में कौन कौन आएगा, इसकी कोई बतिये नहीं है। यहाँ तो सीधी सी एक बात है, आपको एक ग्राफ खींच करके दे दिया गया। रुको रुको, वो आजकल ना थोड़ा भटक रहे हैं, उनको बचाना है अपने को ना। यहाँ सिर्फ एक बात है, आपको एक ग्राफ खींच करके दे दिया गया, आपसे केवल इतना पूछा गया वो ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, बस इतनी सी बात है। ठीक, इस हिसाब से तो तुम्हारे हिसाब से जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचा जाएगा त्राहिमाम कर जाओगे। नहीं सर, जैसे आप वहाँ पे ग्राफ उल्टे कर दिए, आप डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए मुझे मिलनी चाहिए। डोमेन के हर एक फंक्शन आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट R है? तो सर इसका मतलब आप कुछ मतलब जगह है ना जो इस पे मिलनी चाहिए। तो उल्लू जिस पॉइंट पर, सुनो, जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो पॉइंट आपके डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता। अभी क्लियर हो? इमेज से क्लियर करेंगे। किससे क्लियर करो? इमेज से। बेसिक थ्योरी से क्लियर करो। बेसिक थ्योरी क्या कहती है? जिस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपके डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो फंक्शन के डोमेन में क्या आप ओरिजिन को रख सकते हो? जो फंक्शन के डोमेन में ही आने को तैयार नहीं हुआ, क्या उस पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे? तब वो तो वैसे ही बेचारा बाहर बैठा है, खुद ही कह रहा है मेरे पर कुछ टेस्ट ना करो, मेरे पर फंक्शन का ग्राफ टूटा पड़ा है। तो कहाँ चेक करोगे? लेफ्ट राइट, दो ही जगह तो चेकिंग के लिए आया, तो लेफ्ट और राइट दोनों पर ही y एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन कुल के पॉइंट पर काट रही है। एक फंक्शन तो होगा। वो अलग बात है कि ये आज की तारीख में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी बाद में, तब कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। इसमें x = 0, ये इधर x = 0 इसके डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर x = 0 इसके डोमेन में आता तो कहते हैं डोमेन उन लोगों का कलेक्शन है जहां आप डिफाइंड हो। आपका डोमेन वो होगा जहां आपकी चलती है। जिस जगह तुम्हारी चलबे नहीं करेगी वहां तुम जाके छक करते रहो, कोई मतलब कुछ नहीं निकला। तो बरबराने का फायदा ही क्या मिलेगा? आदमी अपने डोमेन में बरबराता है। तुम पढ़े हो मैथमेटिक्स वाला, चले गए एक दिन बायो की क्लास में, अम्मा अल्फा बीटा सीमा गामा कर दिए। हर लड़का कह रहा है अब बोले रहो बहुत अच्छा।
समझ तो कुछ आया नहीं, तो वो तुम्हारा डोमेन ही नहीं है, उधर तुम डिफाइंड ही नहीं हो, जाके भी क्या पाओगे? कुछ नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्ही लोगों की बैच में एक लड़का बायो वाला मैथ की क्लास में बैठ गया, उसके धैर्य की परीक्षा थी कि गजब था, वो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास में 30 मिनट तक टिका रहा, 30 मिनट तक। जब हम पूछना चालू किए तो बीच में उसका भी नंबर लग गया, हमको क्या पता बायो वाले हैं। खड़ा हुआ, हम कहे ये बताओ क्या होता है, कहा सर नहीं आ रहा, तब वो नहीं बोला हम बायो के हैं, कहा सर नहीं आ रहा। फिर हम दूसरा सवाल किया, हम क्या अच्छा ये बताओ, ये ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे थे, कह रहा सर नहीं आ रहा है। फिर हम तीसरा सवाल किया तो कह रहा सर हम बायो वाले हैं। पहले तो ये क्वेश्चन भी बोल दिए होते हम बायो वाले हैं, तुम्हारा धैर्य था कि तुम आधे घंटे टिके कैसे रह गए, उसका फंक्शन ही नहीं डिफाइंड था वहां पर, तो क्या करेगा बेचारा। आओ इस पर आओ, इन पर ऐसे ही ना ग्रुप थ्योरी में ऐसे ही बटरफ्लाई लेमा मिलता है, ऐसे ही बनता है उसका बटरफ्लाई लेमा। हाँ वही पूछे थे ये कटा 2 पॉइंट पर, ठीक। तो इसका मतलब तय हो गया नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक। अच्छा इन पर आओ, इन पर सोच करके जवाब देना होगा। हर एक जगह पर लाइन कुल क्या पॉइंट पर काट करके एक पर, तो इसका मतलब क्लियरली का फंक्शन ये रहा, एक ग्राफिकल। एक ऐसे रफली एक ग्राफ बना दे रहे हैं, दिया इसमें वो भी बना ही दे, काय के लिए वो भी नहीं जाए, मिटाई करना। सुनना हाँ हाँ ओरिजिन को बारिश की बूंदें चू रही चलो बोलो, ये भी ग्राफ बोलो, बस अभी ऐसे देखो, बस एक ग्राफ है और कुछ ना देखो। ये भी वही फंक्शन है, कितने लोग सहमत हो कि फंक्शन है? बस एक कैसे सहमत है और बाकी सब तुम भी सहमत हो? और है डोमेन बताइए, काहे बताएं, खींच दिए ग्राफ दिख नहीं रहा है, ऊपर से बारिश की बूंदें टपकती टपकती पाताल लोक तक जा रही है और तुमको डोमेन खोजना है। ग्राफ है, ग्राफ का मतलब मेरी चौक जहाँ जहाँ डोले वो ग्राफ है। हाँ तब ठीक है। हाँ उत्थे जिथे चौक डोली ही नहीं, ग्राफ कहाँ खींचा? सोचो, सन्नाटा छा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्या क्या क्या? रुको रुको रुको, हाँ बोलो। हाँ अरे सर वाई तो एक जगह काहे तुम उस जगह पे इतना परेशान हो? अरे तुम डोमेन ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, एक्चुअली तुम उस चीज की तरफ भाग गए जो अभी तक हम पढ़ाए नहीं, इसीलिए तुम इधर उधर भटक रहे हो। डोमेन अभी हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो जो पीछे बेबकर मेथड वाला लगा रहे थे, बेबीकर मेथड वाला, वहां हम बोले थे ना डोमेन नहीं बोल, वो बोलो उस पॉइंट को चाहिए जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो भैया इनका ग्राफ देखो कहाँ कहाँ खींच रहा है, जहां जहां खींच रहा है उसी x के लिए डिफाइंड है, उन x को छोड़ दो तो बाकी डोमेन में कोई x नहीं आएगा। हम थोड़ी कहें कि इसका पूरा रियल नंबर की लाइन इसका डोमेन है, कहाँ हो सकता है? देखो ना, ये बताओ, जिस दिन यहाँ पर खड़े थे x एक्सिस पर, यहाँ सब लोग खोपड़ी ऊपर करो, हे शुतुरमुर्गों खोपड़ी ऊपर करो,
यहाँ पर जिस दिन किए, ठीक, यहाँ इस पे ग्राफ देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ और बस इतना, किस पर मिला, चलो इसको कहते हैं x1, इसका मतलब x1 डोमेन में होगा, x1 पर ग्राफ खींचा मतलब x1 डोमेन में है। ये बताओ, इन पर आना, इसको कह रहे हैं x2, ठीक, x2 पर यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ यहाँ तक आया, x2 पर ग्राफ मिला, x2 डोमेन में है, लेकिन क्या x1 x2 के बीच में जो और नंबर आए क्या उन पर ग्राफ खींचा, तो क्या वो पॉइंट आपके डोमेन में आएंगे, तो डोमेन तो वैसे ही कट गया, इतना निकल गया रियल नंबर की लाइन से। फिर गौर करो, यहाँ खड़े हुए इस पॉइंट को कहते हैं x3, x3 पर आपको फिर ये ग्राफ मिला कि नहीं, लेकिन x2 से x3 के बीच में क्या कोई ग्राफ का हिस्सा आया है, इसका मतलब x2 से x3 के बीच x एक्सिस पर जितने पॉइंट है वो आपके डोमेन का हिस्सा लगने वाले नहीं है। डोमेन तो वो x होते हैं जिन पर ग्राफ मिल रहा है, बस उन्हीं x की बात है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो इसका तो जिस दिन हम डोमेन बनाना चाहेंगे ना, ये बनेगा x1, x2, x3, x4 सो ऑन, ये इसके डोमेन। हम ये नहीं बोल रहे ये किस चीज का ग्राफ है, हम ये भी नहीं बोल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है कि किसी और इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, कुछ नहीं बोल रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ग्राफ ऐसा खींच दिया गया है, उस ग्राफ में डोमेन सिर्फ वो होंगे जिन पॉइंट पर आपको ग्राफ नजर आ रहा है, सिर्फ वो डोमेन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बताओ, अगर उस लॉजिक से कहे थे कि ये फंक्शन नहीं है तब तो गलत है, क्योंकि उस लॉजिक से तुम उन पॉइंट को भी डोमेन का हिस्सा बना दिए जो वास्तविकता में डोमेन में थे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये लॉजिक है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ से खींच रहे हैं, और ध्यान देना ग्राफ से टकराई, ग्राफ से टकराई, और देखो ग्राफ के ऊपर ओवरलैप कर गई, और ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करके नीचे निकल गई कि नहीं, लेकिन ग्राफ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक था, बस इतनी दूर तक, और किसी लाइन पर इतनी दूर में कुल कई पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन ग्राफ की। अब ये ग्राफ ना ब्रांच टू ब्रांच खींच रहा है, ये गौर करो, इसकी ब्रांचेस निकल रही है, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से। और सोचो इस एक ब्रांच पर पूरी वाई एक्सिस ओवरलैप कर गई, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ओवरलैप कर गई, तो कुल कई पॉइंट आ गए इनफाइनाइट। और काटना कितने पर था, एक पर, नॉट अ फंक्शन, लिखना नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। अभी क्लियर हुआ? डोमेन ओमेन वाला चक्कर अभी ना पालो, अभी उसको पढ़े नहीं है तो क्या चक्कर पाला जाए। जिस ठौर ठिकान को देखे ही नहीं अभी तक, उस ठौर ठिकान के बारे में क्या हाइपोथेसिस मान ली जाए कि चलो ये भी सही, ये भी सही, ना? जब तक कोई मुंह मिर्चा ना ठूस दे तब तक ये सोचते रहो हम उसके घर जाएंगे तो हमको रसगुल्ला, छेना, रबड़ी, रसमलाई खिलाएगा, तब तक ये पहुंचने के बाद लाइक मुकदर जुटेगा तुमको पीटने के लिए, वो एक अलग कहानी है, पहले नहीं। ये हुआ एक तो बच्चा इसको भी बना ही दे, मूड नहीं था, सोचे थे इसको जब पढ़ाएंगे फंक्शन में आगे तब बनाएंगे, लेकिन चलो बनाएंगे। क्या ये रहा, खिंचते जाएगा, ऐसे सीढ़ी बनती जाएगी है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आपके ग्राफ को कुल के पॉइंट पर कट कर देगी, केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन होगा, बाद में बताएंगे इसका नाम होता है, अभी नहीं जानते, बाद में बताएंगे, अभी इसका नाम नहीं जानते, अभी की तारीख में बस ऐसे। ये चिंटू ग्राफ है, ये पिंटू ग्राफ है, बगल से कौन सा, चिंटू पिंटू फिलहाल के लिए, ये चिंटू पिंटू, वो तितलियां वर्गा वाला ग्राफ है, उसको भी कह सकते हो, कुछ नहीं नहीं नहीं, ये तितलियां वर्गा वाला ग्राफ है, और ये न जाने कौन सा नशा करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलता है इस तरीके से।
फिलहाल के लिए इस कथा को यहीं पर समाप्त करो, बाकी बातें कर। अरे रुको, नहीं रुको, 2 और दिख गए, रुको इसको भी निपटा ही दे, या पूरी एक्सरसाइज इधर ही निपटा दे। ऐसा ही खींच दिया, कोई नहीं होगा, साफ ही दिख रहा है पूरी बाई एक्सिस स्टाइल का मचाई पड़ी हुई है, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। दोनों नहीं होंगे। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, उसने ओरिजिन को छोड़ करके निकल लिया, मतलब ओरिजिन पर इसकी वैल्यू आगे होगी, तो दोनों ही नॉट अ फंक्शन लिख देना। रेंगता हुआ सांप, ठीक। फिलहाल के लिए आज इतने पर रुको, बाकी बातें कल होंगी, फिर कल आगे बढ़ते हैं फंक्शन की दुनिया में। अभी